सरकारों में बैठे हुए महाबलियों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का कुछ इस तरीके से दमन किया। कराह की विभीषिका में वर्षों से शासकीय विद्यालय तड़प रहे हैं। हालातों को नियंत्रित करने की बजाय इन विद्यालयों को न तो मौत का फरमान ही सुना रहे हैं और न ही व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता के माध्यम से शैक्षणिक जीवन के अभाव का वरदान दे रहे हैं। शिक्षक शब्द की महत्ता को राजनीतिक कुटिलता ने धूल सरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी शिक्षक कर्मी तो कभी संविदा तो कभी अध्यापक। संवर्ग के नाम पर शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक यंत्रणा देने के लिए भी बड़ी लगन के साथ जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाता रहा है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती का कालखंड के अनुसार शैक्षणिक मजदूरी की प्रक्रिया की शुरुआत कर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए विभिन्न नवाचार किए जाते रहे हैं। शिक्षा की रसधार से विद्यार्थियों को पोषित करने वाला शिक्षक ही जब राजनीतिक प्रपंचों की चक्कियों में पिसता रहेगा तो उस नींव की क्या मजबूती होगी जो आगे चलकर देश का भविष्य तय करने में अपना योगदान देती है। शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न कर उन्हें अध्यापन कार्य से पृथक कर दिया। इसके बाद 100% परिणाम लाने की व्यवस्था भी उनके कंधों में लाद दी गई। सांसद, विधायक से लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत सहित विभिन्न शासकीय कार्यों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन सूचना देने सहित तमाम कार्यों के लिए विद्यालयीय कार्य से मुक्त क्यों नहीं किया जाता। मंत्रियों, अधिकारियों और अमीरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है तो मुझ गरीब को भी शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। ये बच्चा तो अनजाने में ही सही संविधान में प्रदत्त शिक्षा के अधिकार की तो बात कर रहा है, तो कानून के प्रति ऐसी निष्ठा और समझ रखने वाला बच्चा यदि आईएएस बनना चाहता है तो उसके संकेत कहीं ना कहीं सकारात्मक तो हैं। शिक्षकों का अभाव और ऊपर से कर्तव्य निष्ठा के प्रति उदासीनता का साया दूर तक छाया हुआ है, जिसे समय रहते न हटाया गया तो हजारों सोनू सड़क पर आ जाएंगे। वे आम और खास बच्चों के बीच गहरी खाई निर्मित करते जा रहे हैं जिसको पाटना असंभव हुआ बाद में। विद्यालयों में सुविधाओं की वानगी देखिए कि इतने विस्तृत प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे के होते हुए भी शिक्षक भवन, खेल मैदान, पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर जैसी मूलभूत राजनीतिक दलों की सरकारों के बदलने के साथ ही नीतियों में व्यापक पैमाने पर हेर फेर किया जाता है। जिसकी जैसी मंशा आई वैसे नियम कानूनों की औपचारिकताओं को स्कूलों के ऊपर थोप दिया। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। विशेषकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी की गुणवत्ता बढ़ाने में आड़े आ रही है। मूल कारणों पर अगर गौर करें तो शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में जैसे कि चुनाव में सर्वे, जनगणना, मध्याह्न भोजन, पशुगणना इत्यादि कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे शिक्षा उनका अध्यापन क्रम टूट जाता है। सोनू जिस सरकारी स्कूल की मरणासन अवस्था पर उंगली उठा रहा था और चिल्ला कर शिक्षा व्यवस्था से उजागर कर रहा था, वह कोई इकलौता स्कूल नहीं है। उसी दिन यह खबर भी आ रही थी कि देश में 51,108 लगभग सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्या ये ऐसी ही कुशिक्षा नीति का परिणाम था या जबकि निजी स्कूलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं और बदले में मोटी रकम वसूलते हैं, चाहे किसी के पास हो ना हो। 11 वर्षीय 5वीं पास सोनू कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचार और व्याख्यानों से अत्यंत प्रभावित तो हैं, लेकिन उसकी धारणा है कि ये दोनों शासक ईमानदार हैं और शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, लेकिन प्रशासन तंत्र उदासीनता के कारण शायद संभव नहीं है। नालंदा के नीमापुर गांव के रहने वाले सोनू ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की खामियों को बहुत बारीकी से समझा है
और वह चाहता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिक्षा की बर्बादी रोकने को जो है यथाशीघ्र कठोर कदम उठाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात में कोई छात्रवृत्ति अनुदान या मिड डे मील वगैरह ऐसे कुछ पाने की इच्छा भी जाहिर नहीं की, बल्कि पुरानी गुणकारी शिक्षा पाने की गुहार लगाई। उसका ये ही तो कहना है कि जब मंत्रियों, अधिकारियों और अमीरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है तो मुझ गरीब को भी शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। ये बच्चा तो अनजाने में ही सही संविधान में प्रदत्त शिक्षा के अधिकार की तो बात कर रहा है। वो एक प्रतीकात्मक बाल प्रतिनिधि बन गया है संयोग से कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने का समय है। सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए हजारों सुझाव दिए, हजारों सुझाव लाए। उनमें सोनू का यह सुझाव भी शामिल करने योग्य है। शिक्षा को कुप्रभावित करने वाले व्यवधान और बुराइयां ज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु होने की इच्छाओं पर भारी पड़ रही हैं। सोनू है तो एकमात्र शिष्य, लेकिन व्यवस्था की तपिश ने उसे गुरु की भूमिका की रेखा में लाकर खड़ा कर दिया। वह 30 छात्र छात्राओं को पढ़ाता है। जिसे पढ़ना नहीं आता उनसे 50 और जिसे पढ़ना आता है उनसे वह 100 रुपये मासिक फीस ले लेता है। कानूनी न्याय और नैतिकता के प्रति उसकी जो निष्ठा पूरे देश को लोकतांत्रिक सबक सिखाती है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन सोनू तो अपने पिता का ही उदाहरण पेश कर रहा था, जो दही बेचते हैं और जो कुछ कमाते हैं शराब और ताड़ी पीने में बर्बाद कर देते हैं। सोनू कहता है कि उन्होंने तो कानून तोड़ा है, अतः उन्हें भी कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया जाए। तो कानून के प्रति ऐसी निष्ठा और समझ रखने वाला बच्चा यदि आईएएस बनना चाहता है तो उसके संकेत कहीं ना कहीं सकारात्मक तो हैं। लेकिन जब वह कहता है कि आईएएस बनने पर वह शिक्षा व्यवस्था सुधार देगा, तो सामाजिक बुराइयों का अंत कर देगा, तो चिंता होती है। क्योंकि देश में भ्रष्ट नौकरशाही की करतूतें हैरान करने लायक हैं। सोनू नहीं जानता है कि प्रशासनिक अधिकारी केवल सरकारों की नीतियों नियमों का पालन भर कर सकता है और कुछ नहीं। शिक्षा माफिया और विद्या के व्यापारियों की राष्ट्र विरोधी स्वार्थ वृत्ति से वह कैसे निपटेगा। लेकिन फिर भी सोनू की इच्छा सराहनीय है और कोशिश अनुकरणीय। वह अपने एक अक्षम शिक्षक को भी माफ नहीं करना चाहता। हालांकि वह नहीं जानता है कि सरकारी शिक्षा की दृष्टि से बीमारू राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे ही खास्ताहाल सरकारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करके वे शिक्षक बने हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अपवाद को छोड़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग बिहार जैसा ही है। स्कूलों में विषयों की कमी, कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और ऊपर से कर्तव्य निष्ठा के प्रति उदासीनता का साया दूर तक छाया हुआ है, जिसे समय रहते न हटाया गया तो हजारों सोनू सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन उनके भविष्य का क्या होगा ये तो पता नहीं। जिस तरह बिहार के स्कूल और शिक्षकों के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे, उत्तर प्रदेश में भी कागज़ों पर एक एक शिक्षक कई स्कूलों में पढ़ाते जो है पाए गए हैं। ऐसी खबरें आई कि वास्तविक शिक्षक चंद पैसे देकर ठेके पर पढ़ाई का काम कराते हैं। जिस इलाके में निजी व्यावसायिक स्कूल खोले जाते हैं वहाँ के सरकारी स्कूलों की बीमारू संस्था में बदल दिया जाता है। इन दिनों देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और संविधान निर्माताओं के सपनों का राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा ही सार्वजनिक सुधार की कुंजी है। शिक्षा पर बजट बढ़ाने और उसके सदुपयोग की देखरेख देश की सीमा की तरह की जानी चाहिए। सोनू जिस सरकारी स्कूल की मरणासन्न अवस्था पर उंगली उठा रहा था वो कोई इकलौता स्कूल नहीं है। उसी दिन यह खबर आ रही थी कि देश में 51,108 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है।
जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं और बदले में मोटी रकम वसूलते हैं, मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूँ, वे आम और ख़ास बच्चों के बीच गहरी खाई निर्मित करते जा रहे हैं, जिसको पाटना असंभव होगा बाद में। आम बच्चों को सरकारी स्कूल भी दुर्लभ है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, और निजी स्कूलों में पढ़ाई होती है। आम अभिभावकों की माली हालत उसमें अपने बच्चों का दाखिला कराने की तो है नहीं, तो नतीजतन सरकारी स्कूलों के 17 करोड़ छात्रों से शिक्षा का अधिकार छिन गया। उत्तर प्रदेश में अनेक सरकारी स्कूलों ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर बिहार सरकार ने करीब 3000 नए सरकारी स्कूल तो खोले, पर उन स्कूलों को कुशल प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिले। ऐसे में सोनू जैसे बच्चे का असंतोष फूट पड़ा, तो जाहिर है सरकारी स्कूलों की सेहत संवारने की आवश्यकता तो है ही। केंद्र एवं राज्यों की सरकारें नागरिकों को नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए शासकीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षित करने के लिए भले ही प्रयत्नशील है, किंतु वह दूसरी ओर शासकीय विद्यालयों के साथ छलावा कर देश की पूरी पीढ़ी को अंधकार में डालने का कार्य कर रही है। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का दम घुट रहा है। प्रदेश के किसी भी शासकीय विद्यालय की ओर यदि आप नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि विषयवार शिक्षकों की भारी कमी, मूलभूत शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव के दौर से समस्त विद्यालय गुजर रहे हैं। विद्यालयों में सुविधाओं की वानगी देखिए कि इतने विस्तृत प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे के होते हुए भी शिक्षक, भवन, खेल मैदान, पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर जैसी मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की भी कमी एक निरंतरता से जूझना पड़ रहा है। सरकारों में बैठे हुए महाबलियों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का कुछ इस तरीके से दमन किया कि कराह की विभीषिका में वर्षों से शासकीय विद्यालय तड़प रहे हैं। हालातों को नियंत्रित करने की बजाय इन विद्यालयों को न तो मौत का फरमान ही सुना रहे हैं और न ही व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता के माध्यम से शैक्षणिक जीवन के अभाव का वरदान दे रहे हैं। राजनीतिक दलों की सरकारों के बदलने के साथ ही नीतियों में व्यापक पैमाने पर हेर फेर किया जाता है। जिसकी जैसी मंशा आई वैसे नियम कानूनों की औपचारिकताओं को स्कूलों के ऊपर थोप दिया जाता है। शिक्षक शब्द की महत्ता को राजनीतिक कुटिलता ने धूल सरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी शिक्षक कर्मी तो कभी संविदा तो कभी अध्यापक। संवर्ग के नाम पर शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक यंत्रणा देने के लिए भी बड़ी लगन के साथ जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाता रहा है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती का कालखंड के अनुसार शैक्षणिक मजदूरी की प्रक्रिया की शुरुआत कर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए विभिन्न नवाचार किए जाते रहे हैं, कुछ हो भी रहे हैं। और अतिथि शिक्षकों के बलबूते ज़्यादातर शासकीय विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है, क्योंकि शासकीय विद्यालयों में स्थायी शिक्षक नाम मात्र के लिए हैं। शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की अप्रत्याशित रिक्तियों के बावजूद भी वर्षों से भर्ती नहीं की जा रही, क्योंकि इसके पीछे भी उनका अघोषित लक्ष्य तो सरकारी स्कूलों की कमर तोड़ने का ही दिख रहा है। इससे इस प्रश्न का भी आशंका तीव्र हो जाती है कि क्या यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा शासकीय स्कूलों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही किया जाता रहा या किया जा रहा है। सोचिए,
शिक्षा की रसधार से विद्यार्थियों को पोषित करने वाला शिक्षक ही जब राजनीतिक परपंचों की चक्कियों में पिसता रहेगा तो उस नींव की क्या मजबूती होगी जो आगे चलकर देश का भविष्य तय करने में अपना योगदान देती है। सरकारी तंत्र ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न कर उन्हें अध्यापन कार्य से पृथक कर दिया। इसके बाद 100% परिणाम लाने की व्यवस्था भी उनके कंधों में लाद दी गई। सांसद, विधायक से लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत सहित विभिन्न शासकीय कार्यों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन सूचना देने सहित तमाम कार्यों के लिए विद्यालयीय कार्य से मुक्त क्यों नहीं किया जाता? चाहे जनगणना का कार्य हो या निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम हो, यथा चुनाव, मतगणना, मतदान की सूची तैयार करना और सभी सर्वेक्षण कार्य करना। इसके साथ ही विभागीय कार्यालयों में बाबूगिरी के लिए शिक्षक बड़ा आसान सा टारगेट मिल जाता है। प्रथमतया विद्यालयों के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। इसके बावजूद भी जो शिक्षक बचे हैं उन्हें जब चाहा तब हुक्मरानों ने और शासकीय अधिकारियों ने अपनी इच्छा अनुसार इधर से उधर जिम्मेवारियों का बोरिया बिस्तर बांधते दे आए हैं और बंधवाते रहे हैं। शिक्षक विद्यालयों का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और उसके संबंधित सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, अन्यथा उसकी सेवा पर दोधारी तलवार लटकती रहती है। अरे भैया, अब ये ऐसी स्थिति में शिक्षक करे तो करे क्या करे? पैनी दृष्टिकोण से अगर इन समस्त बातों को जोड़कर देखा जाए तो सरकारों ने शिक्षकों को अध्यापन कार्य से मुक्त करने की अनौपचारिक तौर पर योजना तो बना ही रखी, क्योंकि जब शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शासकीय विद्यालयों में नागरिक अपने बच्चों का प्रवेश ही नहीं करवा पाएंगे। जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो काहे का विद्यालय और शिक्षक की फिर क्या आवश्यकता? हालांकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसा ही शिक्षा विभाग में भी कुछ है। कुछ शिक्षकों को तो अध्यापन कार्य के अलावा और सारे कार्य दे दीजिए तो वे उसे अमृत तुल्य मानकर निर्वहन करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अन्य कार्यों की आड़ में खुली छूट मिलती है, जिससे उन्हें छात्रों के भविष्य अर्थात देश की भविष्य से कोई मतलब नहीं। उनके लिए शिक्षण कार्य जाए चूल्हे में, उनकी नौकरी बनती है और वेतन बड़े ठसक से प्राप्त होता ही है, तो फिर आवश्यकता का है। शासकीय विद्यालयों के कुछ शिक्षकों के निजी विद्यालय उनके परिजनों के नाम से संचालित हो रहे हैं, जिससे वे अपना शिक्षण कार्य को छोड़कर अपने संस्थान को प्रचार प्रसार करते हैं तो मुनाफे के तौर पर भी मोटी कमाई बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। ये बढ़ा रहे हैं, बहुत हैं ऐसे। इसके पीछे भी सरकारी तंत्र की भर्रेशाही ही है, जो बेलगाम शैक्षणिक व्यवसायों को शिक्षक के नाम पर कलंक लगाने के लिए अवसर प्रदान करते रहते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा क्षेत्र के सरकारी बजट की ओर अगर ध्यान देते हैं तो केंद्र के द्वारा देश की जीडीपी का 2.7 या उसके आसपास लगभग इतना फीसदी शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है, जबकि नीति आयोग ने वर्ष 2022 तक देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च की जरूरत बताई थी। ऐसे में सरकारी इशारे समझिए, ये सरकार के इशारे समझिए तो माजरा क्या है। देश के कुछ राज्यों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्य
अपने वित्तीय बजट में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। अब इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के लिए सरकारें कितनी उदासीन हैं, क्योंकि अगर सरकारें सचमुच में नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा की बात करती है तो शासकीय विद्यालयों की गुणवत्ता के लिए विषयवार शिक्षकों की या शिक्षकों सहित आधुनिक तकनीक के समस्त संसाधनों के साथ ही निजी स्कूलों की भांति ही हाईटेक व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध करवाते। सवाल तो बहुत हैं, शायद बोलता रहूं तो खत्म नहीं होंगे। छोटे भैयों से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं सहित व्यवसायियों ने रुपये के वजन और अपने रसूख के चलते मानदंडों के प्रतिकूल निजी स्कूलों की मान्यता प्राप्त कर शिक्षा व्यवसाय जो है जोरों शोरों से चला रहे हैं। इसके लिए चाहिए छात्र जो उनका ग्राहक है। अगर शासकीय विद्यालयों में समुचित शिक्षा प्राप्त होने लगेगी तो शिक्षा का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। ऐसे में वे सभी क्यों चाहेंगे कि शासकीय स्कूलों की स्थिति जो है उच्च गुणवत्ता युक्त हो या उच्च गुणवत्तापूर्ण हो। इन सभी से एक ही बात स्पष्ट हो रही है कि यह सब शासकीय विद्यालयों को बंद करने की ही एक कवायद है। यह मुझे लगता है कि कवायद लग रही है, अन्यथा आज सरकारी स्कूल वेंटिलेटर में न पड़े होते। जागिए, चेतिए और देश के साथ छल न करते हुए शासकीय स्कूलों का जीर्णोद्धार कीजिए। इसके साथ ही समस्त शासकीय कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश की अनिवार्य बाध्यता का कानून लागू करें। मुश्किल से 1 वर्ष का समय नहीं लगेगा साहब, शासकीय विद्यालयों का स्वर्णकाल आ जाएगा। आप कोशिश तो करिए, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सोनू की आपने हेडलाइनें चला दी, सोनू ही सोनू के काम आया, सोनू अब देहरादून जाएगा, सोनू को पप्पू यादव आए, उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए, सोनू को मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी से बात करनी है। ऐसे हजारों सोनू हैं। मीडिया कैसे किसको हाईलाइट करती है, किसको कब सामने लेके आ जाएगी, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि मीडिया तंत्र इतना खतरनाक है कि इसको समझना दिमाग से परे। मूलभूत व्यवस्थाओं पर, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके अभाव पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो आजकल सिर्फ जो चला हुआ है मंदिर मस्जिद, यहाँ खोदो वहाँ खोदो। आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो अगर आपको मीडिया में जाना है और आपको दुख हो कि मैं कभी टीवी पर नहीं आया, मैं कभी डिबेट पे नहीं बैठा, तो आप अपने घर में खड्डा खोदिए, खोदना शुरू कर दीजिए। 4 लोगों को बोलिए कि यहाँ कुछ निकला है, तुरंत मीडिया आएगी, आपको हाईलाइट करेगी, स्टूडियो में बिठाएगी और आप टीवी पर आ जाएंगे। लेकिन मीडिया खबर कैसे सेट होती है, किस तरीके से सेट होती है, ये तो उनका ही प्रपंच जाने। लेकिन मूलभूत समस्याओं की तरफ आपको और हमको ही तो ध्यान देना है। इस तरफ कौन ध्यान देगा। मुख्य मुद्दे कहाँ पर हैं, जो अगर अब आगे बात करें तो सरकारी शिक्षकों की समस्याएं क्या हैं और वो क्यों नहीं कर पाते या कुंठित होते हैं, कुछ इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आगे जो अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। यहाँ पर शिक्षा के कमरे, प्रयोगशालाएं, शौचालय और फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, खेल के मैदान एवं पीने के पानी की सुविधाएं तक नहीं है, और अगर हैं तो बहुत खराब स्थिति। लड़कियां स्कूलों में सुनिश्चित या सुरक्षित नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। एक उनके लिए शौचालय की व्यवस्था या तो विद्यालयों में नहीं है या बहुत खराब स्थिति में है।
इस कारण माता पिता लड़कियों को इन विद्यालयों में भेजने से कतराते हैं या हिचकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा सबके लिए, कुछ जगह बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन पूरी जगह करनी पड़ेगी। स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। विशेषकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी की गुणवत्ता बढ़ाने में आड़े आ रही है। ये मैं पहले भी कहा है, अगर आप गौर करें तो सरकारी स्कूलों में बच्चे उपस्थित नहीं रहते, और उसका मुख्य कारण उनके माता पिता बच्चे का नाम लिखवा कर उसे स्कूल भेजने की बजाय अपने साथ मजदूरी लेके जाते हैं। कभी कभार विद्यालय आता है, अब तो थोड़ा बहुत भोजन के लिए आ जाता है। शिक्षकों का अध्यापन में उत्साहपूर्ण हिस्सा न लेना भी सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा स्तर का एक प्रमुख कारण है। और मूल कारणों पर अगर गौर करें तो शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में, जैसे कि चुनाव में सर्वे, जनगणना, मध्याह्न भोजन, पशु गणना इत्यादि कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे शिक्षा उनका अध्यापन क्रम टूट जाता है। और बार बार कह रहा हूँ उस चीज़ को, क्रमवार अगर आप सुने तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। पाठ्यक्रम में विसंगतिपूर्ण एवं छात्रों के मानसिक स्तर से कहीं अधिक कठिन होता है, जिससे उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। कई पाठ्य पुस्तकें उनकी समझ से बाहर होती हैं, तो दूसरे काम करें बाहर के बिना अध्यापन वाले, या इन चीज़ों को समझाकर आसानी से बच्चों तक पहुंचाएं। मूल्यांकन का तर्क शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के अनुरूप नहीं है। सरकारी स्कूलों में रटकर पाठ याद कर लेना ही परीक्षा में सफलता की कोई निशानी नहीं होता है। हम देखें तो अधिकांश छात्र गरीब मजदूर के ही होते हैं, अधिकांश का लगभग 100% यही है। तो उनके माता पिता या तो निरक्षर या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जिससे वे छात्रों के मानसिक स्तर पर कोई सहायता नहीं कर पाते। यह भी बहुत बड़ा कारण है। अधिकांश राज्यों में शिक्षकों के कई संवर्ग बनाकर उन्हें कम वेतन पर रखा गया है, जिससे उनके मन में असंतोष है। इसका प्रभाव भी शिक्षा की गुणवत्ता पर स्पष्ट नजर आता है। राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों का नजरिया ग्रामीण विद्यालयों के प्रति निराशाजनक है ही। सरकारी विद्यालयों में आय के लिए कोई स्रोत तो है नहीं। वित्तीय कमी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के में आड़े आती है। सरकारी स्कूलों की यह दुर्दशा देख कर सरकारें पूरी शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, तो शिक्षा को निजी हाथों में देना इसका हल तो नहीं हो सकता। निजीकरण करने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिक्षण के बीच जो खाई और बढ़ जाएगी। निजीकरण से शिक्षा महंगी होगी, हम गरीब मजदूर के बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो ये अधिकांश जो भार है शिक्षक के ऊपर, उसको हटाइए। शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कमजोर एवं शोषित वर्गों के बच्चों को जो है निजी विद्यालयों में सीटों का आरक्षण एक अच्छा कदम तो है, लेकिन इसमें शहरी क्षेत्रों के कमजोर शोषित वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले हैं, किंतु ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों का अच्छी शिक्षा प्राप्त करना अभी भी जो है दीवा स्वप्न जैसा लगेगा। इसके लिए सरकारों को ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिसमें सरकारी विद्यालयों में निवेश की संभावनाएं बढ़ें, और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षकों को जो है अभिप्रेरित करने की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षक जो मेहनत करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें पदोन्नति की वेतन वृद्धियों का लाभ
शीघ्रता से देना चाहिए, लेकिन वेतन वृद्धि तो खैर काफ़ी है उनकी, कुछ के चक्कर में सबको हम बदनाम नहीं कर सकते। तो बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। छात्रों की दक्षता की जांच के लिए कोई प्रभावशाली मूल्यांकन पद्धति विकसित की जानी चाहिए, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों का समग्र मूल्यांकन हो सके। उसी आधार पर उनका भविष्य भी तय होना चाहिए। और अंत में हमें सरकारी विद्यालयों के प्रति अपना नज़रिया थोड़ा बदलना होगा और उस गरीब बच्चे की शिक्षा के प्रति सहानुभूतिपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। तभी तो हमारे सरकारी स्कूल आगे बढ़ पाएंगे। गरीब, पिछड़ा, अन्य वर्ग के बच्चे, उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, निरक्षर हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ पाएंगे। जबकि सरकारी स्कूलों में, सरकारी छोटे स्कूल, माफ़ी चाहूँगा, जो प्राइवेट छोटे स्कूल हैं, छोटी संस्थाएं, उनमें जो अगर आप गौर करेंगे तो एक हाई स्कूल इंटर पढ़े हुए लोगों को वहाँ पे वो रख देते हैं, शायद कोई एक आध वेल ट्रेंड होगा। लेकिन सरकारी स्कूल में वेल ट्रेंड, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा अध्यापक, वेल ट्रेंड, मुझे लगता है ज़्यादा समझदार और अच्छे तरीके से आपके बच्चों को पढ़ा सकता है, हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है, हमारे देश के भविष्य को पढ़ा सकता है। तो क्यों ना हम सरकारी स्कूलों के लिए आवाज़ उठाएं और गाए बगाए जो भी हमसे संभव हो सके वो योगदान दें। सरकारों ने तो अपना काम करना है, जो निजी विद्यालय हैं, निजीकरण वालों ने अपना काम करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको कब करना है और कैसे हमको इस शिक्षा व्यवस्था को, लचर जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको ऊपर लाकर एक जन आंदोलन कैसे खड़ा करना है, ये हमें तय करना होगा। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।